नमस्कार मित्रों, एक बार आपके इस YouTube चैनल तोमर पाठशाला में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले टर्न पे जो है हमने यूपी टेट के संदर्भ में बात की थी और उसके सिलेबस और उसकी रणनीति के संदर्भ में बात की थी। आज जो है हम उसी क्रम में जो है प्रथम एक जो विषय लेके चलेंगे वो हिंदी लेके चलेंगे। ठीक है, तो हिंदी के ऊपर बातचीत करेंगे और इस तरीके से इसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे जिससे हम एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना सकें। लगभग मेरे ख्याल से 22 से 25 तो क्वेश्चन आराम से हम बना ही सकें। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम को नुकसान करें हम चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। हिंदी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो ये भाषा किस भाषा का है भाई? तो ये फारसी भाषा का शब्द है। कैसे? फारसी। अच्छा, दूसरी बात, व्याकरण के दृष्टिकोण से हिंदी क्या है? तो व्याकरण के दृष्टिकोण से हिंदी विशेषण है। क्या है? विशेषण है। ठीक है, सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ईरानियों ने हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। तो क्या है? ईरानियों ने हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है ना। अब इसके अलावा जैसे दो चीजें आती कि हिंदी का जन्म कहां से हुआ, विकास किससे हुआ, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने आप में। ठीक है ना। तो अगर इसके जन्म की बात करें तो हिंदी का जन्म क्या हुआ? जन्म किससे हुआ? ये जन्म हुआ संस्कृत भाषा से। किस भाषा से हुआ? संस्कृत भाषा से। अपभ्रंश से। किससे हुआ है? अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। अपभ्रंश में भी कौन सा? सूर सैनी अपभ्रंश। सूर सैनी अपभ्रंश। तो देखिए आपसे क्या पूछा जाता है, जैसे ये शायद 2018 में पूछा गया था कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो आपको क्या बताएंगे आप? फारसी भाषा का शब्द है। यदि पूछ दिया जाए कि व्याकरण के दृष्टिकोण से क्या है, तो क्या है? ये विशेषण है। सबसे पहले प्रयोग किसने किया हिंदी का? तो किसने किया? ईरानियों ने किया। अब जन्म की बात की जाए तो जन्म किससे हुआ है? संस्कृत से। बहुत विशेष रूप से आप जब क्वेश्चन को आएगा तो ध्यान से पढ़ेंगे। दो अलग अलग टर्म है, एक है जन्म, एक है विकास। जन्म यद्यपि इसका संस्कृत से हुआ लेकिन विकास किससे हुआ? अपभ्रंश, और उसमें भी इससे सूर से नहीं अपभ्रंश से। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आप इसमें जन्म और विकास को लेकर कंफ्यूज ना हो। क्योंकि संस्कृत बना, संस्कृत से क्या बना? पाली बना, पाली से क्या बना? प्रकृत बना, प्रकृत से क्या बना? फिर अपभ्रंश बना है। ठीक है ना। तो इस रूप में इसका विकास हुआ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए हिंदी जो है आधुनिक काल की भाषा है। सबसे बड़ी बात आप याद रखेंगे, हिंदी किस युग की भाषा है? तो आधुनिक काल की भाषा है। और इसी भाषा को हम दो रूपों में पढ़ते हैं। देखिए भाषा कितने रूपों में पढ़ते हैं? दो रूपों में। एक होता है मौखिक, दूसरा क्या होता है? लिखित। ठीक, दूसरा क्या होता है? लिखित। मौखिक क्या है? जो हम बोल रहे हैं। मौखिक क्या है? ध्वनि है। ठीक, और लिखित क्या है? लिखित वर्ण है, या इन्हीं को हम कह देते हैं अक्षर। क्लियर? अब इस रूप में क्या है? देखिए आप इस रूप में क्या है? भाषा का लिखित रूप है। भाषा का जो लिखित रूप है वो क्या है? वर्ण है। और भाषा का जो मौखिक रूप है वो क्या है? ध्वनि है। ठीक, तो इस रूप में हिंदी को हम दो रूपों में देखते हैं, एक मौखिक रूप है, एक लिखित रूप है। लिखित रूप, मौखिक रूप में हम ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। वह ध्वनियां ही क्या है? वर्ण या अक्षर है। इतना क्लियर हुई? अब देखिए आप हिंदी में आपको क्या मिलेंगे? सबसे पहले वर्ण या अक्षर। एक बहुत ही संक्षिप्त जो है अंतर इनमें विद्वान होता है, लेकिन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं वर्ण अक्षर। ये क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है ना, सबसे छोटी इकाई। हम बात करें वर्ण अक्षर क्या है, तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण या अक्षरों से मिलकर बनते हैं हमारे शब्द। क्या बनते हैं? शब्द। अब ये शब्द जो होते हैं, अगर देखा जाए तो भाषा की सबसे छोटी अर्थगत इकाई यही है। क्या है? अर्थगत, जिसका कोई अर्थ निकलता हो। अर्थगत इकाई ये हो गई। ठीक, तीसरा पॉइंट, शब्दों के बाद आता है पद। पद क्या होता है? जब किसी शब्द का हम किसी वाक्य प्रयोग करते हैं तो वो शब्द जो है उस वाक्य में किस नाम से जाना था? पद के नाम से। जैसे राम जाता है, अब यह जाता है शब्द है मान लिए। ठीक है, राम है, जाता है तीन शब्दों का है, तो राम भी यहाँ एक पद है, जाता भी यहाँ एक पद है। क्लियर? अच्छा, और शब्दों से मिलकर क्या बनता है? वाक्य। क्या बनता है? वाक्य। और वाक्य जो होता है भाषा की न्यूनतम भावार्थगत अर्थात जिसका पूरा भाव से अर्थ निकल रहा हो, भावार्थगत इकाई है। भाषा की न्यूनतम
जो सबसे छोटी भावार्थगत इकाई है। तो आप इसके बाद इन वाक्यों से सबको मिलाकर बनता है साहित्य। क्या बनता है? साहित्य या भाषा। ठीक, तो अब आप इसको खूब अच्छे से समझ लें, जान लें कि भाषा किससे मिलकर बनी है। सबसे छोटी इकाई क्या है भाषा की? अक्षर या वर्ण। अक्षर या वर्ण मिलते हैं, जैसे मान लीजिए हम वर्णमाला पढ़ते हैं, अक्षरों या वर्णों का समूह क्या होता है? वर्णमाला होता है। ठीक, वर्णमाला पढ़ते हैं, उन सबसे मिलकर बनता है शब्द। अब शब्द होता है, जैसे मान लीजिए लिखा है, ये मान लीजिए ऐसे लिखा है, ये मान लीजिए लिखा है आ पा ना सा, ये सब क्या अक्षर हो गए। ठीक, अब इससे मिलकर शब्द मिला। मान लीजिए हो गया शब्द, हो गया मान लीजिए राम हो गया। ठीक, राम हो गया। ठीक है, जाना हो गया। ठीक, तो इसका क्या है? अपने आप में एक अर्थ है। ठीक, तो इस रूप में क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई बताएंगे तो क्या हुआ? अक्षर हुआ। लेकिन भाषा की सबसे छोटी अर्थगत इकाई बताएंगे तो क्या हुआ? शब्द होगा। और उसके बाद जब शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हो जाएगा तो उस शब्द को वहां पे क्या कहेंगे? पद कहेंगे। और जब कई शब्दों का एक समूह तैयार हो जाता है, उससे मिलकर बनते हैं क्या? कई शब्द एक क्रम में लगे होते हैं तो उससे क्या बनता है? वाक्य बनता है। और वाक्य जो है भाषा की सबसे छोटी भावार्थगत इकाई है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? पहला, भाषा की सबसे छोटी अर्थगत इकाई कौन सी है? दूसरा, भाषा की सबसे छोटी भावार्थगत इकाई कौन सी है? तो तीनों रूपों में आप देखेंगे आंसर क्या हो जाता है? भिन्न भिन्न हो जाता है। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे देखते हैं हम लोग। भाषा का जो हम अध्ययन करते हैं वो दो आधारों पर करते हैं। देखिए, हिंदी भाषा का अध्ययन जो हम करते हैं दो आधारों पर करते हैं। किस आधार पर? एक करते हैं हम किसके? आकृति के आधार पर, और दूसरा करते हैं पारिवारिक के आधार पर। पारिवारिक के आधार पर। ठीक, अब हम आकृति के आधार पर कहते हैं तो इस रूप में हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। कैसी? वियोगात्मक। कैसी भाषा? वियोगात्मक भाषा है। भाई अगर पारिवारिक रूप में देखें तो क्या है? भारूपीय परिवार की भाषा है। भारूपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा भी जाता है कि हिंदी आकृति मूलक दृष्टिकोण से क्या है? तो क्या बताएंगे? वियोगात्मक है। भाई हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो क्या बताएंगे? भारूपीय परिवार की भाषा है। तो इस रूप में हमने यहाँ पे हमने हिंदी की बात की है, उसमें हमने क्या बताया आपको? हमने सबसे पहले बताया कि हिंदी सबसे पहले किस भाषा का शब्द है, तो आपको पता होना चल गया क्या? फारसी भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, उससे शायद पूर्व भी पूछा गया, कई बार पूछा गया। अच्छा, व्याकरण की दृष्टि से क्या है? व्याकरण की दृष्टि से क्या है? विशेषण है। ठीक, फिर हमने बताया कि सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ईरानियों ने प्रयोग किया हिंदी का, मतलब हिंदी शब्द का। ठीक, फिर उसके बाद हिंदी कैसी भाषा है? आधुनिक काल की भाषा है। क्लियर। फिर हमने बताया हिंदी में क्या होता है? दो रूप में हम इसका अध्ययन करते हैं, मौखिक रूप होता है, एक लिखित रूप होता है। मौखिक रूप में जहाँ ध्वनियां होती हैं वही लिखित रूप में वर्ण के रूप में आ जाती हैं। ठीक है, तो इस रूप में क्या है? मैंने बताया कि हिंदी में क्या है? वर्ण या अक्षर है, उनसे मिलकर बनते हैं शब्द। ठीक है, तो अक्षर या वर्ण जो है ये हिंदी की न्यूनतम इकाई होगा। ठीक, अच्छा, उसके बाद इनसे मिलकर क्या बने? शब्द। तो शब्द क्या हुआ है? शब्द अपने आप में क्या हुआ है? अर्थगत इकाई हुआ है, सबसे छोटी अर्थगत इकाई हुआ है। और शब्दों से मिलकर क्या बनते हैं? वाक्य। और वाक्य क्या हुआ? भावार्थगत, सबसे छोटी भावार्थगत इकाई हुई भाषा की। ठीक है, तो उनसे क्या, इससे मिलकर क्या बनता है? साहित्य बनता है। ठीक है, तो इस रूप में हमने ये बात कर ली। फिर हमने बताया कि भाषा को हम दो रूपों में और व्यक्त करते हैं, आकृति मूलक और पारिवारिक मूलक। तो आकृति मूलक की दृष्टिकोण से वियोगात्मक है, लेकिन परिवार की दृष्टिकोण से क्या है? भारूपीय परिवार की भाषा है। अब देखिए, हम बात करते हैं भाषा में क्या है? उपभाषाएं होती हैं। क्या होती हैं? उपभाषाएं होती हैं। उपभाषा या इसी को कहते हैं विभाषा। ठीक, चूंकि हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो इसी की बात करेंगे हिंदी की। इसमें 5 है। कितनी है? 5। सबसे क्या है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ठीक, तो अगर भाषा की बात करें हिंदी भाषा की कितनी उपभाषा विभाषा है तो आप बताएंगे 5। कौन कौन सी हैं? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। विभाषाओं से मिलकर ही बनती हैं हमारी क्या? बोलियां। क्या बनती हैं? इनसे मिलकर बनती हैं बोलियां। अब अगर आपसे कई क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं तो आप बताएंगे, यदि नंबर 1 पे अगर वहां पे 18 लिखा है तो पहले आप इसे टिक करेंगे। ठीक, यदि 18 नहीं है तो दूसरे नंबर पर यदि 17 मिलता है तो आप उसको टिक करें। ठीक,
यदि तीसरे नंबर इन दोनों में से कोई नहीं है, तीसरे नंबर पर आप किसको टिक करेंगे, 19 को। ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग मिलती हैं ये, तो इस रूप में सबसे प्रमाणिक मानी जाती है 18। यदि 18 भी नहीं मिल रही है, 17, 19 है, 20 है, तो आप 17 को टिक करेंगे। यदि 17, 18 दोनों ही नहीं है तो आप किसको टिक करेंगे, 19 को टिक करेंगे। यहां तक बात क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है राजभाषा, एक होता है राष्ट्रभाषा। जो किसी भी राष्ट्र के जनमानस के द्वारा भाषा प्रयोग की जाती है उसको हम कहते हैं राष्ट्रभाषा। और जब किसी राष्ट्र के द्वारा कोई राजकीय कार्य के लिए जो भाषा यूज की जाती है, राज्य के द्वारा राजकीय कार्यों के लिए भाषा यूज की जाती है, उसे हम कहते हैं राजभाषा। ठीक, तो हमारे इसका थोड़ा संवैधानिक विकास देख लेते हैं। ठीक है, संवैधानिक विकास क्या, हमारे यहाँ अनुच्छेद, सबसे पहले देखिए हमारे यहाँ भाग से बात करते हैं, बातचीत 17 भाग जो है राजभाषा के बारे में बात है। फिर अनुसूची की बात करते हैं, अनुसूची 8 में, इसमें कुल 22 भाषाएं हैं। ठीक, फिर हम अगर अनुच्छेदों की बात करें तो ये 343 से लेकर 351 तक की बात है। ठीक है, 343 से लेकर 351 तक हमें राजभाषा के संदर्भ में बात की गई है हमारे भारतीय संविधान में। अनुच्छेद 343, इसमें बात की गई है संघ की राजभाषा और लिपि के बारे में। किसके, लिपि के बारे में। तो राजभाषा हमारी क्या है, हिंदी हो गई। ठीक, हिंदी हो गई। और लिपि क्या है हमारी, देवनागरी, देवनागरी। ठीक, तो आपको ये पता चला हमारी राजभाषा क्या हिंदी है और लिपि क्या है हमारी, देवनागरी। उसके बाद देखिए 344, इसमें हमारे राजभाषा आयोग की बात की गई, राजभाषा आयोग की बात की गई है। और ये 1955 में गठित हुआ था। इस बीजी खेर इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक, 343 हो गई और 344 हो गई। अगला बिंदु है अनुच्छेद 345, इसमें क्या की है, राज्य की भाषा की बात की है। राज्य की राजभाषा क्या होगी, राज्य की राजभाषा हमारे स्टेट की। तो यूपी की राजभाषा क्या है, हिंदी है। क्या भैया, पहली भाषा क्या है इसकी, हिंदी है। लेकिन 1989 में एक दूसरी राजभाषा चुनी गई, कौन सी थी, उर्दू। ठीक, कौन सी थी, उर्दू। क्लियर हुआ। तो हमने इसके संवैधानिक विकास के बारे में हमने क्या बताया कि सबसे पहले भाग 17 में हमने भाग देखा, राजभाषा की बात की गई है। फिर हमने आगे बात की किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक की बात की गई है, तो अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक जो है इसकी बात की गई है। फिर हमने बताया कि 343 में क्या है, तो इसमें संघ की राजभाषा की बात की गई है और उसकी लिपि की बात की गई है। इस रूप में संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी है, और लिपि क्या है, देवनागरी है। ठीक, फिर हमने बताया कि 344 में क्या, 344 में बताया राजभाषा आयोग की बात की गई है कि राज्य जो है राजभाषा आयोग का गठन करेगा। वो करेगा कौन, संविधान में शक्ति दी गई किसे गठन करने की, वो राष्ट्रपति को दी गई है। इसके तहत राष्ट्रपति ने 1955 में एक राजभाषा आयोग की, हिंदी राजभाषा आयोग का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष हमारे बीजी खेर जी थे। ठीक, अगला पॉइंट अनुच्छेद 345, इसमें क्या है, हमारे राज्य की भाषा की बात की है कि हर स्टेट की क्या होगी। तो इसमें हमारी यूपी की राजभाषा क्या है, हिंदी है। लेकिन 1989 में एक दूसरी राजभाषा के रूप में हमने उर्दू को भी चुना है। क्लियर हुई बात, ये क्लियर। ठीक, अब हम बात करते हैं हिंदी दिवस। हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं, देखिए 14 सितंबर को। कब, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। वहीं विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 10 जनवरी को। 10 जनवरी को। ठीक, क्योंकि हमने विश्व हिंदी जो सम्मेलन था उसका आयोजन किया था 1975 में, भारत में किया था। तभी से हम 10 जनवरी 1975 को चूंकि उसका आयोजन हुआ था, तब से हम क्या मनाते हैं, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। इतनी बात क्लियर हुई हमारी। ठीक, और इसमें दूसरा एक पॉइंट और भी है, मान लीजिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। अभी कभी पूछ दिया है भाई कब से मनाते थे, 1949 से मनाते हैं। कब से मनाते हैं, 1949 से मनाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अगले वीडियो में हम लोग वर्णमाला की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।